हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना के द्वारा एक नई जो टेक्निक डेवलपमेंट की गई है जिसमें कि उन्होंने गैर परमाणु जो हथियार हैं उनको बनाना शुरू कर दिया है। तो उसका रिलेटेड ये बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। ये न्यूज़ हमने इंडिया टुडे न्यूज़पेपर से ली है और भी जितने भी आप न्यूज़पेपर देखेंगे इंटरनेशनल लेवल के उन सभी न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। तो सबसे पहले देखिए न्यूज़ क्या है। चाइना डिनोट्स नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट क्रिएट्स 1000 डिग्री सेल्सियस फायरबॉल। मतलब जो ब्लास्ट उन्होंने अभी टेस्टिंग की है और जो ब्लास्ट हुआ था उसका जो भी तापमान टेम्परेचर कितना 1000 डिग्री सेल्सियस का एक फायर बॉल मतलब आग का गोला उसमें भड़का है, मतलब उठा है। चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है जो कि परमाणु सामग्री के बिना निरंतर आग का गोला बनाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है। इस हथियार की उच्च ताप तीव्रता सैन्य संपत्तियों को लक्षित रूप से नष्ट करने की अनुमति देती है। इस सफलता के साथ साथ चीन अपने व्यापक रक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन और मीथेन आधारित प्रौद्योगिकियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा के साथ अपनी सेना का आधुनिकीकरण जारी रखता है, खासकर ताइवान पर बढ़ते तनाव के बीच। अब देखिए ताइवान और चाइना के बीच जो तनाव बढ़ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अब चीन नए जो भी आविष्कार नई जो भी वो टेक्निक यूज़ करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि ये उनकी एक मतलब एक उन्होंने नया जो प्रयोग किया है, जो परीक्षण किया वो सफलतापूर्वक हो चुका है। ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? चीनी शोधकर्ताओं ने एक नया गैर परमाणु हाइड्रोजन बम विस्फोट किया है जो कि निरंतर अति उच्च तापमान वाली आग का गोला उत्पन्न करने में सक्षम है। तो आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कि इतना बड़ा आग का गोला इस ब्लास्ट से उभर सकता है, जो सैन्य और ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की एक महत्वपूर्ण छलांग है। हथियार के पीछे का विज्ञान क्या, मतलब हथियार कैसे बना है? चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के 705 रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित इस बम में मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग किया गया है जो चांदी जैसा पाउडर है। एक चांदी जैसा पाउडर होता है मैग्नीशियम हाइड्राइड, इसका यूज़ किया और दबाव युक्त टैंकों की तुलना में हाइड्रोजन को अधिक कुशलता से संग्रहित करता है। जो हाइड्रोजन है उसको बहुत ज़्यादा इसके पास इतनी जो ये मैग्नीशियम हाइड्राइड है इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि बहुत जो हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा मतलब कुशलता के साथ एफिशिएंसी के साथ इसको इकट्ठा करता है। पारंपरिक विस्फोटकों द्वारा ट्रिगर किए जाने पर सामग्री माइक्रोन स्केल कणों में टूट जाती है जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है जो हवा के साथ मिलकर आग पकड़ लेती है। इससे एक आत्मनिर्भर दहन चक्र बनता है। प्रारंभिक विस्फोट से निकलने वाली गर्मी मैग्नीशियम हाइड्राइड के आगे के अपघटन को फैलाती है जिससे अधिक हाइड्रोजन निकलता है और आग की गोले की अवधि बढ़ जाती है। तो ये क्या है कि जो पहले विस्फोट होते थे उसके द्वारा क्या होता था, जो भी माइक्रोन स्केल कणों में जो सामग्री थी वो टूट जाती थी और उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है और फिर हवा के साथ वो आग पकड़ लेती है। लेकिन इससे क्या है कि एक आत्मनिर्भर जो दहन चक्र वो बनता है कि विस्फोट से निकलने वाली जो गर्मी है जिसे मैग्नीशियम हाइड्राइड के आगे के जो अपघटन है उसको मतलब जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है उसको भी आगे जो पार्ट्स में बांटेगी। मान लीजिए यहाँ पर एक ये गोला मतलब वो आग का गोला हुआ, इसमें जो कण निकलेंगे उसको भी आगे और बांटा जाएगा, मतलब आगे वो और विघटित हो जाएगी। विस्फोट को 2 मीटर पर 428.43 किलो पास्कल का अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हुआ है जो TNT के बल का 40% था। लेकिन इसकी जो तापीय क्षति त्रिज्या पारंपरिक विस्फोटों से कहीं अधिक थी। इसने एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं को पिघला दिया और बड़े क्षेत्र में सटीक विनाश को संभव बनाया है। मतलब ये जो अभी विस्फोट किया जाए बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर बताया जा रहा है कि इसमें बहुत जो एल्यूमीनियम मिश्र धातु हैं उनको भी पिघला सकता है ये विस्फोट। तो बम की संरचना कैसे हुई है कि बम चाइना स्टेट TTY शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के 705 रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया। ये शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है, चाइना शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के द्वारा। इस बम का वजन केवल 2 kg है, मतलब सिर्फ 2 kg का ये बम है और इसका विस्फोट आप देख सकते हैं कितना है।
और यह मैग्नीशियम हाइड्राइड एक ठोस हाइड्रोजन स्टोरेज सामग्री का उपयोग करता है। परीक्षण के दौरान देखा गया कि इसने 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान वाला आग का गोला उत्पन्न किया है। मतलब जो आग का गोला उत्पन्न हुआ है उसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, जो 2 सेकंड से अधिक समय तक रहा है। यह पारंपरिक TNT विस्फोट की तुलना में 15 गुना अधिक समय तक जलता है। मतलब जो पहले परमाणु बम बनाए जाते थे उससे ये 15 गुना अधिक समय तक ये जलता रहेगा। बम की खासियत यह है कि इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसी परमाणु सामग्री का उपयोग नहीं होता है, जिसके कारण यह रेडियोधर्मी कचरा नहीं छोड़ता है। मतलब इससे जो भी पर्यावरणीय हम कह सकते हैं प्रदूषण होता है उसको भी कम करने में इससे मदद मिलेगी। जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रचंड गर्मी पैदा करता है, जो इसे पर्यावरणीय दृष्टि से स्वच्छ बनाता है। मतलब जो एक स्वच्छ बॉम्ब है जिसको बनाया गया है, लेकिन इसकी विनाशकारी शक्ति इससे युद्ध क्षेत्र में खतरनाक बताती है तो ये स्वच्छ, मतलब ये बनाने में तो ये साफ सुथरा, मतलब इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन जब इसको युद्ध में प्रयोग किया जाएगा तब इसकी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। यह एक एल्यूमिनियम जैसी धातुओं को भी पिघला सकता है। ये देखिए, ये इतना बड़ा आग का गोला, इसका विस्फोट, आप इसका टेम्परेचर सोच कर देखिए 1000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जब 40 डिग्री सेल्सियस होता है ना तो क्या हालात हो जाते हैं। अब देखिए जब 1000 डिग्री सेल्सियस जो होगा इसका टेम्परेचर, तो तब क्या ही हालात बन जाएंगे। उत्पादन में सफलता मिली है, मतलब इसको जो सफलतापूर्वक बनाया गया है, इसका प्रमुख कारण यह कि चीन की शांक्सी में स्थित नई मैग्नीशियम हाइड्राइड उत्पन्न इकाई है, जो प्रतिवर्ष 150 टन उत्पादन करने के लिए अधिक सुरक्षित, लागत प्रभावी वन पॉट संश्लेषण विधि का प्रयोग करती है, जो कि प्रतिदिन मात्र ग्राम के पिछले प्रयोगशाला सत्रीय उत्पादन के विपरीत है। तो यह चाइना में एक जो यूनिट है इसकी, जो इसको बनाने में मदद करती है, इस बॉम्ब को बनाने में। डालियान इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिजिक्स द्वारा विकसित यह औद्योगिक पैमाने का उत्पादन विनिर्माण के दौरान विस्फोट के जोखिम को कम करता है तथा सैन्य और नागरिक दोनों अनुप्रयोगों को समर्थन प्रदान करता है। यह नवाचार कोयले से चलने वाले स्टीमर से लेकर थर्मोन्यूक्लियर हथियारों तक ऐतिहासिक ऊर्जा संचालित सैन्य बदलावों को प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने ग्रीन आधुनिकीकरण को आगे बढ़ा रही है। यह तकनीक रणनीतिक प्रभुत्व और टिकाऊ नवाचार पर चीन के दोहरे फोकस को दर्शाती है। मतलब चीन का फोकस, एक तो वो नवाचार की तरफ बढ़ रहा है, मतलब नए नए प्रयोग किए जा रहा है, दूसरा उसकी जो सैन्य ताकतें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं इससे। तो इससे क्या होगा कि चीन पर जो दो तरह से इसका मतलब अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जो मतलब उनको ताकत मिलेगी दो तरफ से। एक तो कि चीन जो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप की तरफ जा रहा है, जिसमें कि नवाचार प्रयोग शुरू कर रहा है, और दूसरा जो भी उसकी सैन्य ताकतें, सैन्य शक्तियां, उसमें भी उनको बढ़ावा मिलेगा। ये परमाणु बमों से किस प्रकार से भिन्न है? ये जो अभी गैर परमाणु बम बनाया गया है, ये किस प्रकार से भिन्न है परमाणु बमों से, जो पहले परमाणु बम यूज किए जाते थे। इस नए उपकरण और पारंपरिक परमाणु बमों के बीच एक मुख्य अंतर है, विस्फोटक प्रतिक्रियाओं की प्रकृति में निहित है। परमाणु बम परमाणु विखंडन या संलयन की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। मतलब कि परमाणु बम जो संलयन यानी कि हाइड्रोजन बम की जो प्रक्रिया उस पर निर्भर करते हैं, लेकिन जहां परमाणु नाभिक विभाजित होते हैं या भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करने के लिए फ्यूज होते हैं, यह प्रक्रिया एक शक्तिशाली शॉक वेव और तीव्र विकिरण दोनों उत्पन्न करती है। इसके अलावा इसके विपरीत चीन के नए उपकरण में कोई परमाणु प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। जो भी चीन का ये नया उपकरण है, इसमें कोई भी परमाणु यूज नहीं किया गया। यह हाइड्रोजन गैस को छोड़ने के लिए मैग्नीशियम हाइड्राइड से जुड़ी एक रासायनिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, जो हवा में प्रज्वलित होकर एक तीव्र आग का गोला बनाता है। यह प्रक्रिया विकिरण या परमाणु विस्फोट के दूरगामी प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है, जिससे यह एक गैर परमाणु विस्फोटक बन जाता है। मतलब जो भी इसके जो प्रभाव हो, जब ये परमाणु का विस्फोट होता है, उसके जो दूरगामी प्रभाव है वो उत्पन्न नहीं करती है। शक्तिशाली होने के बावजूद यह उपकरण थर्मोन्यूक्लियर बम से मौलिक रूप से अलग है, जिसे अपनी विस्फोटक शक्ति प्राप्त करने के लिए परमाणु संलयन की जरूरत होती है। चीन द्वारा गैर परमाणु हाइड्रोजन बम विकसित करने के पीछे कई कारण रहे होंगे, जैसे कि रणनीतिक कारण, सैनिक, तकनीकी, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से
मतलब हर प्रकार से कुछ न कुछ कारण रहे होंगे। सबसे पहले सैन्य आधुनिकीकरण और सामरिक बढ़त। चीन अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार बढ़ाता जा रहा है और आधुनिकीकरण किए जा रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसे नए नए प्रयोग करने शुरू कर रहा है। और गैर परमाणु हाइड्रोजन बम पारंपरिक और परमाणु हथियारों के बीच एक मध्यवर्ती विकल्प का काम करता है। यह युद्ध क्षेत्र में बख्तरबंद वाहनों, बंकरों या अन्य मजबूत संरचनाओं को नष्ट करने के लिए प्रभावी सिद्ध हो सकता है। इसकी उच्च तापमान जो 1000 डिग्री सेल्सियस और लंबे समय तक जो जलने की क्षमता इसे पारंपरिक विस्फोटकों से अधिक प्रभावी बनाती है, जिसे PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सामरिक लाभ मिलता है। परमाणु हथियारों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संधियां जिसमें भू राजनीतिक दबावों के कारण जटिल है। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम एक शक्तिशाली विकल्प प्रदान करता है जो कि रेडियोधर्मी प्रभावों के बिना विनाशकारी शक्ति प्रदान करता है। यह चीन को परमाणु हथियारों पर निर्भरता कम करने का अवसर देता है, खासकर छोटे पैमाने के जो संघर्ष हैं उसमें। ये बम रेडियोधर्मी कचरा नहीं छोड़ता है, मतलब जो इसका विस्फोट होता है उसके बाद जो रेडियो एक्टिव का जो थोड़ा थोड़ा कचरा होता है वो नहीं छोड़ता है, जिस करके इसे स्वच्छ हथियार के रूप में भी जाना जा सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना से बचने में मदद करता है जो परमाणु हथियारों का उपयोग या परीक्षण पर कड़ी नजर रखता है। पर्यावरणीय दृष्टि से कम हानिकारक होने के कारण हथियार क्षेत्रीय या सीमित संघर्षों में उपयोग के लिए अधिक स्वीकार्य हो सकता है। मतलब इससे कोई भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होगा, कोई भी पर्यावरणीय दृष्टि से कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसी वजह से जो क्षेत्र रीजनल जगहों पर और सीमित जो संघर्ष क्षेत्र है उन पर इसको उपयोग किया जा सकता है। इस हथियार का जो विकास और परीक्षण अमेरिका, भारत और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को एक मजबूत संदेश देता है कि चीन न केवल पारंपरिक और परमाणु क्षेत्र में बल्कि नवीन हथियार प्रौद्योगिकियों को भी आगे बढ़ा रहा है। दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट या भारत के साथ सीमा विवाद जैसे क्षेत्रों में ये हथियार रणनीतिक प्रतिरोध के रूप में काम कर सकता है। अब देखिए इसका एक कारण ये भी रहा होगा कि जो चीन के जो संबंध बिगड़ रहे हैं ताइवान, भारत, अमेरिका के साथ और भी जो अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ उनके साथ, उनको डराने के लिए भी ये बनाया जा सकता है कि हाँ हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं। चीन ने हाल के वर्षों में रक्षा अनुसंधान और स्वदेशी तकनीकी विकास पर भारी निवेश किया। चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इस बम का विकास चीन की उन्नत सामग्री, विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी में प्रगति को भी दर्शाता है। यह हथियार विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने, स्वदेशी रक्षा उपयोग को बढ़ावा देने चीन के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। अब देखिए इससे क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव भी बढ़ सकता है। इस तरह से के हथियार का प्रदर्शन चीन को वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। यह न केवल विरोधियों को चेतावनी देता है बल्कि सहयोगी देशों, गैर गठबंधन वाले देशों को भी प्रभावित करेगा, जो कि चीन की तकनीकी क्षमता से आकर्षित हो सकते हैं। मतलब जिनके साथ चीन का कोई भी गठबंधन नहीं है, जिन देशों के साथ, वो इस चीज़ से प्रभावित होकर चीन की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं। यह हथियार संभावित रूप से हथियार निर्यात के लिए भी उपयोगी हो सकता है, जिससे चीन की रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच बढ़ेगी। मतलब देखिए अब चीन ऐसा भी कर सकता है कि ये हथियार बनाकर, ये बॉम्ब बनाकर, गैर परमाणु बॉम्ब बनाकर इसको निर्यात भी कर सकता है, जिससे क्या होगा कि जो चीन के जो भी रक्षा उद्योग होगा उसको बढ़ावा मिलेगा। चीन के परीक्षण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए यह हथियार भारत के जो सैन्य ठिकाने, विशेष रूप से जो चीन के बॉर्डर के नज़दीक है, उसको निशाना बनाने के लिए चीन की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत को अपनी रक्षा तैयारी, जिसमें मिसाइल रक्षा प्रणाली और थर्मल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत होगी। अब देखिए भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत और चीन के बीच भी थोड़े बहुत कुछ विवाद के मुद्दे चल रहे हैं। हो सकता है चीन खुद को तैयार कर रहा हो, जो आगे थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना बताई जा रही है, उसके लिए चीन खुद को तैयार कर रहा है ऐसे ऐसे हथियार बनाकर। भारत चीन संबंधों पर तनाव होगा। चीन का यह परीक्षण भारत चीन संबंधों में एक तनाव पैदा कर सकता है, विशेष रूप से जब दोनों देशों के बीच पहले से ही जो सीमा विवाद है, जिसमें गलवान घाटी का जो संघर्ष है और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा मौजूद है। कई भारतीय समाचार आउटलेट्स और सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत के लिए इसे खतरे के रूप में बताया जा रहा है। अब देखिए एक ये भी चीज़ है कि जब सोशल मीडिया किसी भी चीज़ को बढ़ाना फैलाना शुरू कर देता है, तो उससे क्या होता है, तनाव ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्षेत्रीय शक्ति प्रदर्शन होगा। यह हथियार चीन के क्षेत्रीय प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए भी एक कोशिश हो सकती है।
जैसे कि दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट के बीच उनके बीच जो भी आपस में वाद विवाद चल रहे हैं उसको लेकर भारत, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, उसको इस हथियार को रणनीतिक संदेश के रूप में देख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों पर प्रभाव पड़ेगा इसका। भारत जो संभवतः अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड सहयोगियों के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा, ताकि चीन की जो सैन्य क्षमताएं बढ़ रही हैं उसका मुकाबला किया जा सके। इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि भारत नाटो जैसे संगठनों के साथ सहयोग बढ़ा सकता है। अब देखिए तकनीकी और अनुसंधान प्रभाव क्या पड़ेगा भारत पर। भारत के लिए एक तकनीकी चुनौती है कि भारत जो चीन है वो ऐसी तकनीक में ऐसे प्रयोग कर रहा है, तो भारत को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। और चीन इस तकनीक ने भारत को अपनी रक्षा अनुसंधान विकास R&D में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया है। इससे प्रेरणा भी मिलती है कि अगर चीन ऐसा कुछ बना सकता है तो भारत भी ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे हथियारों का उत्पादन कर सकता है। हाइड्रोजन आधारित हथियारों पर अनुसंधान। भारत जिसके पास पहले से ही परमाणु हथियार और मिसाइल प्रणालियाँ, जैसे कि मिसाइल हमारे पास कौन सी है, अग्नि 5 ब्रह्मोस मिसाइल है, गैर परमाणु हाइड्रोजन आधारित हथियारों पर अनुसंधान शुरू कर सकता है। स्वदेशी रक्षा और उद्योग को बढ़ावा देना। ये घटना भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन कर सकती है, जिसके तहत DRDO डिफेंस जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और अन्य संसाधन नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। भारत संभवतः थर्मल और केमिकल आधारित हथियारों के लिए काउंटर टेक्नोलॉजी विकसित करने पर ध्यान देगा। अब देखिए भारत क्या करेगा, इसको अब काउंटर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकता है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले तो रक्षा बजट पर दबाव बढ़ेगा। इस हथियार के जवाब में भारत को अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है, जो पहले से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र पर दबाव डाल रहा है। यह भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। मतलब जो भारत की प्राथमिकताएं हैं उसको प्रभावित हो, क्योंकि अब देखिए मान लीजिए अब चीन ने ये बना रहा है, अब सोच के देखिए अगर कभी ऐसा हो कि जो चीन है वो युद्ध छेड़ देता है भारत के साथ, तो भारत को क्या करना होगा, अपना ऐसा बजट तैयार करना होगा जिससे कि पहले भारत का जो क्षेत्र है उसकी रक्षा की जा सके। ऐसे में भारत के जो बजट है उस पर दबाव बढ़ेगा। जनता में चिंता और राष्ट्रवादी भावना बढ़ चुकी है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के तहत इस हथियार को भारत के लिए खतरा बताया जा रहा है, जिससे जनता में चिंता व्यक्त की जाएगी और राष्ट्रवादी भावनाएं वो बढ़ती जा रही हैं। इससे सरकार पर सैन्य और तकनीकी प्रतिक्रिया देने का दबाव भी बढ़ेगा। तो देखिए ये थी हमारी जो न्यूज़ थी कि चीन ने एक गैर परमाणु बम बनाया है और उसकी 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसका जो टेम्परेचर है वो है, और ये 2 मिनट तक ये, उसके बाद विस्फोट के बाद 2 मिनट तक ये आग जलती रहेगी और इससे बहुत बड़ा गोला उत्पन्न होने वाला है। ऐसे अब देखिए जो चीन है वो ऐसे प्रयोग कर रहा है, तो इससे क्या होगा, भारत के जो भारत के लिए भी कुछ चुनौतियां हैं। एक तो भारत को जो अपनी रक्षा के तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा, रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, और दूसरी तरफ भारत को भी कुछ ऐसी खोज कुछ ऐसी तकनीकों का यूज़ करना होगा जिससे कि ऐसे हथियारों का मुकाबला किया जा सके। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि भारत ये चीन जो कर रहा है वो सिर्फ अपने जो सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहा है, या फिर इससे कोई वर्ल्ड वॉर की संभावना भी हो सकती है? तो आप अपने जो भी ओपिनियन है आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।